दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 22 जून 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज शो। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ईरान ने खुद को अरब मुल्कों और गल्फ का बड़ा भाई बताने का किया ऐलान। क्या ये है मिडिल ईस्ट की सुपर पावर बनने का बयान? स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच पहले दौर की बातचीत खत्म। अगले 60 दिनों में क्या होने जा रहा है बताएंगे हम। हटने लगी ईरान की नाकेबंदी, पूरी डील से ईरान को क्या क्या बड़े फायदे मिल रहे हैं बताएंगे हम। सीरिया नहीं लड़ेगा हिजबुल्लाह से कोई जंग। अमेरिका के सदर ट्रंप के खतरनाक मंसूबों पर प्रेसिडेंट अहमद अल शरा ने कैसे फेर दिया पानी बताएंगे हम। कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट में जबरदस्त धमाके से मचा कोहराम, दर्जनों लोग जख्मी और कई लापता। और वेस्ट बैंक में फलस्तीनियों के आशियानों पर फिर चल रहा जोर जबरदस्ती से इसराइल का जालिम बुलडोजर। फलस्तीन के असली मालिकों पर बिना परमिट के घर बनाने का इल्जाम। आखिर तक बने रहिएगा, जितनी बड़ी हेडलाइंस थी उनसे ज्यादा बड़ी और हैवी होंगी खबरें। दोस्तों, आज ईरान ने अपने आप को मिडिल ईस्ट की सुपर पावर बताने का खुला ऐलान कर दिया है। ईरान का कहना है कि वो इस पूरे रीजन का बड़ा भाई है, बिग ब्रदर, एल्डर ब्रदर, और छोटे भाइयों का ख्याल रखना भी जानता है। यानी ईरान ने एक झटके में मालदार और एडवांस मिलिट्री ताकत रखने वाले कई अरब मुल्कों को अपने से छोटा बताते हुए ये पैगाम दे दिया है कि रीजन की लीडरशिप अब ईरान के हाथ में होनी चाहिए और बड़े भाई होने के नाते ईरान फैसले करेगा। ईरान की सरकारी फार्स न्यूज़ एजेंसी ने 22 जून की दोपहर ये बयान जारी करते हुए बताया कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने कहा है कि हम इस रीजन के मुल्कों के बड़े भाई हैं। इट मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है? यानी फैसले हम करेंगे। अराक्ची ने कहा कि बातचीत के दौरान ईरान ने पड़ोसी मुल्कों को साफ बता दिया था कि अगर अमेरिका ने गल्फ के मुल्कों के इलाकों से ईरान के खिलाफ ज़रा सी भी गलती की, हमले किए, तो ईरान अपनी हिफाजत में उन जगहों को भी जायज़ टारगेट मानकर हमले करेगा। उन्होंने कहा कि यही अक्ल और हकीकत का तकाजा भी है। उधर ईरान के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद रज़ा आरिफ ने भी लगभग यही बात दोहराई है और आज दोहराई है। पता नहीं क्या हुआ है, अपने आप को बड़ा भाई बता रहा है ईरान, कोई तो बात है। आरिफ ने कहा है कि जिस तरह ईरान ने 8 साल की जंग में डटकर मुकाबला किया था, उसी तरह इस चैलेंज को भी पार कर लेगा। उन्होंने कहा कि ईरान की असली ताकत उसकी स्टेबिलिटी है। आरिफ ने कहा, हम बड़े भाई हैं और बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों का ख्याल रखना जानता है। यानी पहली बार ईरान की टॉप लीडरशिप खुलकर इस तरह की जुबान बोल रही है, जिसमें सिर्फ अपनी ताकत का जिक्र नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में लीडरशिप का दावा भी शामिल है। अब ये दावा रीजन के दूसरे मुल्क किस तरह से लेते हैं, यही आने वाले दिनों की सबसे दिलचस्प कहानी होगी। दोस्तों, इस खबर को सुनकर कुछ लोग कह सकते हैं कि ईरान अमेरिका से टकराने और फिर उसे बातचीत की मेज़ तक पहुंचाने के बाद बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। लेकिन ईरान की नज़र में उसने दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत का सामना किया, उसे मुंह तोड़ जवाब दिया और फिर उसी अमेरिका को बातचीत की मेज़ तक भी ले आया। इसीलिए ईरान अब अपने आप को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत पोजीशन में देख रहा है। अब शॉर्ट में कुछ बड़ी अपडेट सुन लीजिए। अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में हुई पहले दौर की बातचीत को पाकिस्तान और कतर ने पॉजिटिव बताया है। दोनों मुल्कों का कहना है कि अमेरिका और ईरान अब 60 दिनों के अंदर फाइनल डील तक पहुंचने के रोड मैप पर राजी हो गए। साथ ही लेबनान में मिलिट्री कार्रवाई रोकने के लिए एक खास कोऑर्डिनेशन सेल बनाने पर भी रजामंदी बन गई है। उधर बातचीत के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात फिर ईरान को हमले की धमकी दी, लेकिन ईरान के चीफ नेगोशिएटर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ, जो कि ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर भी हैं, उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि अमेरिका को अपने बयानों में थोड़ा एहतियात बरतना चाहिए, ऐसा ना हो कि भारी पड़ जाए। इधर इसराइल ने भी साफ कर दिया कि उसकी फ़ौज जनूबी लेबनान से अभी पीछे नहीं हटेगी। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि जब तक ज़रूरत होगी इसराइली फ़ौज लेबनान की ज़मीन पर रहेगी। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी ऐलान किया है कि सीज़फायर की किसी भी खिलाफ वर्जी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाज़ों की आवाजाही पर भी बड़ा असर दिखाई देने लगा है। ईरान की तरफ से 20 जून को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद किए जाने के ऐलान के बाद से एक दिन बाद वहाँ पर जो गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद थी वो अचानक घटकर 35 से 12 रह गए। यानी 21 जून को आधे जहाज़ भी उस इलाके से नहीं निकले हैं। तो ये कुछ अपडेट थी। अभी तफसील से खबरें और बाकी बड़ी खबरें सुनिए। अब सुनिए कि कैसे इस पूरी डील में हर फ्रंट पर
ईरान का दबदबा और फायदा साफ साफ नजर आ रहा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने दावा किया है कि अमेरिका के साथ हुई बातचीत में लेबनान की जंग रोकने के मसले पर बड़ी पेशकदमी हुई है। अराक्ची ने कहा कि पाकिस्तान और कतर की मीडिएशन की वजह से लेबनान की जंग खत्म करने की तरफ अहम तरक्की हुई है। उनका कहना है कि लेबनान के लिए बनाया जा रहा डी-कॉन्फ्लिक्शन सेल इस पूरी डील का पहला असली इम्तहान होगा। ये एक सेल बनाया गया, इसके बारे में हम एक अलग वीडियो में बात कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, असली बात सिर्फ लेबनान तक महदूद नहीं है। 22 जून को आई खबर के मुताबिक अब्बास अराक्ची, जो कि ईरानी फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बताया कि बातचीत में ईरान के ऑयल और पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट पर लगी रुकावटें हटाने पर रजामंदी बनी है। ये बहुत बड़ी खबर है। ईरान के तेल पर से पाबंदी अगर हटेगी, ईरान की नाकेबंदी भी हटाई जा रही है। अराक्ची ने कहा फ्रीज पड़े कुछ एसेट्स यानी अरबों डॉलर भी छोड़े जा रहे हैं और ईरान में बड़े पैमाने पर रिकंस्ट्रक्शन यानी तामीर नौ और डेवलपमेंट प्लान भी शुरू किया जा रहा है। यानी जिस इकोनॉमिक राहत की मांग ईरान शुरू से करता आ रहा था, अब उस पर भी पेशकदमी होती दिखाई दे रही है। याद रहे कि ईरान ने पहले ही साफ कर दिया था कि जब तक एमओयू की अहम शर्तों पर अमल शुरू नहीं होगा, तब तक टेक्निकल बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। अब जबकि स्विट्जरलैंड में टेक्निकल बातचीत जारी रखने पर रजामंदी बन गई है, तो इसे इस बात का इशारा माना जा रहा है कि ईरान की कई बड़ी शर्तों पर भी आगे बढ़ा गया है। खुद अब्बास अराक्ची ने भी दावा किया है कि ईरान को वो चीज़ें मिलनी शुरू हो गई हैं जिनकी मांग उसने बातचीत शुरू होने से पहले रखी थी। यानी अगर ईरान के दावों को सही माना जाए तो इस पूरी डील में सिर्फ जंग रुकने की बात नहीं हो रही है, बल्कि ईरान को डिप्लोमेसी, इकनॉमी और रीजनल मोर्चे पर भी एक के बाद एक बड़े फायदे मिलते दिखाई दे रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। अमेरिका के साथ बातचीत और डील अपनी जगह चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि अगर समझौते की किसी भी शर्त को तोड़ा गया तो जवाब बहुत सख्त मिलेगा, हम तोड़ देंगे। ईरान की डिफेंस मिनिस्टर ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद इमरोल रजा ने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से बातचीत में ये कहा है कि अगर अमेरिका ने एमओयू की किसी भी शर्त की खिलाफ वर्जी की तो ईरान ऐसा जवाब देगा जिसका अमेरिका को पछतावा होगा। उन्होंने कहा कि ईरान की फोर्सेस ने डिप्लोमेसी का रास्ता ज़रूर अपनाया है, लेकिन उन्होंने कभी भी अमेरिका जैसे धोखेबाज दुश्मन पर भरोसा नहीं किया। ये उनके लफ्ज़ हैं। बातचीत के दौरान दोनों लीडर्स ने अमेरिका ईरान समझौते पर अमल, रीजन के हालात और दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात पर भी बात की। यानी ईरान एक तरफ बातचीत को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ साफ पैगाम भी दे रहा है कि अगर अमेरिका ने समझौते से पीछे हटने की कोशिश की तो जवाब भी उसी हिसाब से मिलेगा। अब ज़रा दिलचस्प खबर सुनिए। अहमद अल-शरा ने हिजबुल्लाह से कोई जंग ना लड़ने पर एक बड़ा साफ बयान दे दिया है, जिसके बाद एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप के दावों की हवा निकल गई है। लेबनान की जंग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बार बार सीरिया का नाम ले रहे हैं, लेकिन अब सीरिया के प्रेसिडेंट अहमद अल-शरा ने साफ कर दिया है कि उनका मुल्क लेबनान में कोई मिलिट्री दखल नहीं देगा। 22 जून की ये सबसे बड़ी खबरों में खबर है। 22 जून की खबर के मुताबिक अहमद अल-शरा ने कहा कि सीरिया का मकसद लेबनान के साथ मिलिट्री टकराव बढ़ाना नहीं, बल्कि इकनॉमिक रिश्तों को मजबूत करना है। उनके मुताबिक सीरिया और लेबनान के बीच कारोबार, सियासी ताल्लुकात और दूसरे रिश्तों को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, नई जंग शुरू करने की नहीं। हिजबुल्लाह के लेकर भी अभी कुछ कहा, सुनिएगा। दरअसल ये सब क्यों हो रहा है? अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल ही कहा था कि अगर इसराइल हिजबुल्लाह का पूरा काम तमाम नहीं कर पा रहा तो वो ये काम सीरिया के हवाले करने के बारे में सोच सकते हैं। तो क्या ये क्या है, मर्सिनरीज हैं क्या? इससे पहले G7 समिट में भी ट्रंप कह चुके थे कि अगर इसराइल बिना बड़े पैमाने पर लोगों को मारे हिजबुल्लाह को नहीं रोक सकता तो सीरिया ये काम कर सकता है। लेकिन दोस्तों, अब अहमद अल-शरा ने इस बात को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सीरिया ने अमेरिका से भी कहा है कि लेबनान की जंग रुकनी चाहिए और इसका हल मिलिट्री नहीं बल्कि सियासी, इकनॉमिक और सोशल रास्तों से निकाला जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा, अहमद अल-शरा ने, कि लेबनान का अमन और स्टेबिलिटी सीरिया के अपने अमन और स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। इसीलिए सीरिया लेबनान में अच्छा असर डालने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ये सब लेबनान की रजामंदी से ही होगा, जंग तो बिल्कुल नहीं। अहमद अल-शरा ने यहाँ तक कहा कि अगर लेबनान और सीरिया के फ़ायदे में हुआ
तो हिजबुल्लाह के साथ भी बातचीत करने में उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। यानी अहमद अल-शरा हिजबुल्लाह से भी बात कर सकते हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप जहां लेबनान की जंग में सीरिया का रोल बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वहीं सीरिया ने साफ कर दिया है कि उसकी पहली तरजीह जंग नहीं बल्कि बातचीत और रीजन में स्टेबिलिटी है। अब लेबनान से आई खबर सुनिए। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम ने दावा किया है कि लेबनान की जंग में इसराइल अपने किसी भी मकसद को हासिल नहीं कर सका और उसकी पूरी मिलिट्री कार्रवाई नाकाम रही। शेख नईम कासिम ने कहा कि इसराइल अब भी हालात को अपने हक में बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली है। उनके मुताबिक लेबनान में ऑपरेशन के दौरान, मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान इसराइल ने करीब 10,000 एयर स्ट्राइक्स की, लेकिन इसके बावजूद हिजबुल्लाह ना तो पीछे हटा और ना ही उसकी रेजिस्टेंस टूटी। कासिम ने कहा कि इतनी भारी बमबारी और बड़ी कुर्बानियों के बावजूद रेजिस्टेंस अपनी जगह पर डटी रही और इसराइल अपने ऐलान किए हुए मकासद पूरे नहीं कर सका। कतर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक गैस प्रोसेसिंग फैक्ट्री में हुए जोरदार धमाके के बाद कम से कम 54 लोग जख्मी हो गए हैं, जबकि 18 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। इट मींस के मलबा बहुत है, उन्हें ढूंढा जा रहा है। कतर की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मुताबिक ये धमाका रस लफान इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद बरजान गैस प्रोसेसिंग फैसिलिटी के एक प्लांट में हुआ। मिनिस्ट्री ने बताया कि हादसे में 54 लोग जख्मी हुए, जबकि लेक फेयर सर्च एंड रेस्क्यू फोर्स और सिविल डिफेंस की टीमें 18 लापता लोगों की तलाश में ऑपरेशन चला रहे हैं। कतर की हुकूमत का कहना है कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये एक टेक्निकल हादसा था और फिलहाल आम लोगों की हिफाजत को कोई खतरा नहीं है। हालांकि धमाके की असली वजह क्या थी और लापता लोगों का क्या हुआ, इसका पता लगाने के लिए जांच और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। फ़लस्तीन के वेस्ट बैंक वाले हिस्से में आजकल इसराइल का बुलडोज़र बेरहमी से चल रहा है और ज़मीन के असली मालिक फ़लस्तीनियों के घरों को एक एक करके मलबे में बदलता जा रहा है। ताज़ा मामला कब्ज़े वाले यरूशलेम के शुमाली इलाके कफ्र अकब का है, जहां इसराइली फोर्सेस के बुलडोज़रों ने 22 जून की सुबह से 2 रिहायशी इमारतों को गिराना शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल का कहना है कि ये इमारतें उसके जारी किए गए परमिट के बिना बनाई गई थी। वेस्ट बैंक के इलाके में इनके परमिट की ज़रूरत है, लेकिन फ़लस्तीनी इसे एक बहाना बता रहे हैं और कह रहे हैं कि असल मकसद इस इलाके के करीब एक नया कॉलोनियल इंडस्ट्रियल जोन बनाना है। यही वजह है कि इस्राएली फोर्सेस लगातार फ़लस्तीनियों के घरों को गिरा रही हैं ताकि ज़मीन खाली कराकर उस पर अपना कब्ज़ा जमाया जा सके, एक नया प्रोजेक्ट खड़ा किया जा सके। यानी गज़ा में जंग अपनी जगह जारी है सीज़ फायर के बावजूद, लेकिन वेस्ट बैंक में भी फ़लस्तीनी हर रोज़ अपने घर, अपनी ज़मीन और अपनी बस्तियां खो रहे हैं, जैसे 75 सालों से खो रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।